तो सभी स्टूडेंट्स को एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप में स्वागत है। आप लोग मेजर और माइनर की परीक्षाएं दे चुके होंगे या देने वाले हैं, है ना? है ना? है। थोड़ा सा माइक विक सेट कर लेते हैं। चलिए, और दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए क्योंकि फ्री सेशन है और सभी को इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ क्लास प्लस पर, ये एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर अवेलेबल है। हम लोग अब ईवीएस की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जो बीएससी पेपर है, ये 50 मार्क्स का पेपर है, लेकिन बहुत डेंजर पेपर है स्टूडेंट्स, इतना याद रखिएगा। क्योंकि आप सिलेबस देखे होंगे, जो बच्चे अगर ईवीएस की इन्वायरमेंटल स्टडीज की सिलेबस को देखे हैं, उनको पता होगा कि कितना पढ़ना है। और दूसरा कंफ्यूजन यूनिवर्सिटी रख दी है कि सब्जेक्टिव लेगी कि ऑब्जेक्टिव लेगी। ये दो कंफ्यूजन यूनिवर्सिटी रख दी है। अब ऐसे में तैयारी तो हमको जम के करना होगा। पास होने वाले के लिए बता रहे हैं, जिनको जीवन में कुछ करना है उसके लिए एसकेजी ज्ञान ज्योति है। डिग्रीधारी के लिए एसकेजी ज्ञान ज्योति नहीं है, याद रखिएगा। आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपके कुछ सपने हैं, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं। और हमारे ऐप को अपने मोबाइल में जगह दिए हुए हैं, उसको समय देते हैं, अपने ब्रेन को सीखने के लिए देते हैं। देखिए, ठीक है। तो आप लोगों का आज जो सेशन है ईवीएस का, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, एसकेजी ज्ञान ज्योति दोनों तरह से आपको तैयार की है। क्योंकि हम सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको वो नॉलेज जो है हमेशा काम आए, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास कर गए एग्जाम, ऐसा मतलब नहीं है। नॉलेज डीपली होना चाहिए। कभी भी कोई सवाल हो तो हम लोग उसको सोल्यूशन कर पाए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू किए हैं 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक ईवीएस का लाइव क्लास 8:30 बजे इसी ऐप पर मिलेगा, जिसमें हम आपको आपके सिलेबस के जो 7 यूनिट है, आपको पता है 7 यूनिट में आपको पढ़ाई करनी है, सिलेबस है। और जिसके 3 क्वेश्चन बनेंगे। ग्रुप ए के लिए अलग क्वेश्चन बनेगा उसी सिलेबस से, ग्रुप बी के लिए अलग क्वेश्चन बनेगा और ग्रुप सी के लिए अलग क्वेश्चन बनेगा। एक ही सिलेबस 3 क्वेश्चन तैयार होगा। तो क्या हमें शॉर्ट में पढ़ने से होगा? डीप में पढ़ना होगा, तभी हम सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे और 50 में हम लोग कितना ला पाएंगे? 70-80 ला पाएंगे, है ना? तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेके आए हैं यूनिट 1। यूनिट 1 से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और उसके क्या क्या आंसर्स होंगे, हम कुछ की पॉइंट देंगे आपको और आपको सिखाएंगे भी किस तरह आप जो है लिख सकते हैं अच्छी तरह से उस की पॉइंट के सहारे। तो कॉपी कलम ले लीजिए आप लोग। ये रिकॉर्डेड कहीं नहीं मिलेगा, आपको बता दिए। जो लाइव देख रहे हैं उन्हीं के लिए ये सेशन है। ये रिकॉर्डेड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और रिकॉर्डेड मिलेगा भी तो एग्जाम के एक दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड होगा, एग्जाम के एक दिन पहले। लेकिन आप लोग विनर हैं, इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है? आप एसकेजी ज्ञान ज्योति में अगर हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप विनर हैं। और जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं, है ना? तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्क्रीन पर आते हैं और शुरू करते हैं सेशन को। हम छोटा सा यहाँ पर रह जाएंगे आपका, ठीक है? यूनिट 1 आज हम लोग का सेशन अभी 5 दिन चलेगा, 8 से 12 तक, तो 5 दिन चलेगा। हम लोग 7वें यूनिट कवर करेंगे। तो यूनिट 1 से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो आज पहले आपको लिख लीजिए, नहीं तो पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। इसके मुख्य घटकों एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, इतना लंबा सिलेबस है, इतना कम समय में कंप्लीट होगा नहीं लाइन में भी। तो हम इसलिए की पॉइंट लाए हैं। जितना भी क्वेश्चन आपको अभी हम दिखाएंगे इसका की पॉइंट देंगे, फिर इससे आप लंबा आंसर कैसे लिख सकते हैं उस की पॉइंट के सहारे। इसी क्वेश्चन का 1 नंबर का हम कुछ की पॉइंट देंगे। इस की पॉइंट से आप आराम से 150-200 शब्दों में लिख पाएंगे इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना महत्व को बताइए। ये पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, ये भी है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यूनिट 1 अभी हम लोग चल रहे हैं, यूनिट 2 नहीं गए हैं। जलमंडल क्या है,
इसके अंतर्गत आने वाले सभी स्रोतों का वर्णन कीजिए और मानव जीवन में इसकी भूमिका बताइए। ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग आता है तो आपका 10 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो इसी के अंदर से आएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको टेस्ट सीरीज दे चुके हैं और टेस्ट सीरीज बनाए होंगे। नंबर 4, स्थल मंडल की संरचना लिखिए, कृषि, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों में इसका योगदान स्पष्ट कीजिए। नंबर 5, जैव मंडल को परिभाषित कीजिए और इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं के पारिस्थितिक तंत्र के बीच संबंध को समझाइए। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के महत्व और क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। 7 नंबर, सततता की अवधारणा समझाइए, सततता प्राप्त करने के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए। 8 नंबर, सतत विकास की परिभाषा लिखिए, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इसी में रहेगा। 9 नंबर, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान केवल सतत विकास से संभव है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और 10 नंबर, पर्यावरण के घटक का आपसी संबंध और पारस्परिक निर्भरता पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। ये आपके 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 10 क्वेश्चन के हम आपको की पॉइंट देंगे। 10 क्वेश्चन के क्या देंगे आपको, हम की पॉइंट देंगे, ठीक है। पेन पेपर ले लीजिए और इस की पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग। क्या किसको किसको की पॉइंट चाहिए, जल्दी से आंसर लिखिए। तो हमें की पॉइंट चाहिए सर, जल्दी से लिखिए। की पॉइंट किसको किसको चाहिए, तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता रहे हैं, पूरा निमंत्रण दिया गया था, पूरा यूट्यूब पर निमंत्रण दिया गया था, व्हाट्सएप पर निमंत्रण दिया गया था, लेकिन डीपली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम है। इन क्वेश्चन का की पॉइंट किसको किसको चाहिए, जल्दी से क्विक लिखिए, चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए। ताकि देखिए एक ही सिलेबस से कोई नहीं लिखा अभी तक, जब तक नहीं लिखाएगा हम शुरू नहीं करेंगे। आप जल्दी लिख के दीजिए हमें कि आपको अगर की पॉइंट चाहिए इस क्वेश्चन का, कि मात्र 4-5 पॉइंट देंगे, उससे आप 150 लाइन लिख लेंगे, बस इस क्वेश्चन में इतना ही याद करना है, इससे बेसी याद नहीं करना। एक भी मैसेज नहीं, आप मैसेज बॉक्स में जाइए अगर की पॉइंट चाहिए तो। हेलो, एक आया, की पॉइंट दीजिए सर, शिव नागर। चलिए एक बच्चे को भी हम अच्छी तरह से अगर शिक्षित कर पाए तो मेरे लिए काफी अच्छी रहेगी। आइए देर न करते हुए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और की पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ जाता है तो आप इसका की पॉइंट कैसे लिखेंगे, ये देखिए। पहला की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, परिभाषा। पर्यावरण का मतलब होता है जीव और अजैविक घटक, ठीक है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, जीव और अजैविक घटक। इसका परिभाषा में कैसे लिखेंगे, तो घटक, घटक कौन कौन से हैं, तो एटमॉस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर यानी वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी देखिए इसको हम और क्लियर कर देते हैं अभी आपको। इसको लिख लीजिए आप कॉपी कलम में, तब इसको हम समझा रहे हैं आपको। तो हम कैसे परिभाषा लिखेंगे पर्यावरण की, तो क्या लिखेंगे, इतना अगर परिभाषा इतने ही शब्दों में से लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पर्यावरण वह परिवेश है, वह स्थान है, वह परिवेश लिखेंगे, भाषा अच्छा लगेगा। पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें जैविक और अजैविक, जैविक
और अजैविक घटक, जैसे जैविक घटक में कौन कौन सा हो जाएगा? जैविक मतलब जिसमें जीवन रहता है, जीव जंतु, पौधे, मनुष्य। और अजैविक में क्या हो जाएंगे? जितने प्राकृतिक संसाधन है हमारे, पेड़ पौधे, प्राकृतिक तत्व रहते हैं। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं परिभाषा में। अब घटक कौन कौन से हैं? तो ठीक है, तो प्राकृतिक में क्या हो जाएगा? अजैविक। प्राकृतिक में क्या हो जाएगा आपका? वायु, जल, मिट्टी, वन, ये सब प्राकृतिक। अजैविक घटक में आ जाएंगे। ठीक है, अजैविक घटक में क्या आ जाएंगे आपके? जीव जंतु, पौधे, मनुष्य, ये सब। वह परिवेश, वह क्षेत्र जिसमें कि ये सब रहते हैं, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इसके घटक कौन कौन से हैं? तो पहला वायुमंडल। वायुमंडल में कौन से गैस पाए जाते हैं? तो गैस पाए जाते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुख्य है। तो इसमें क्या लिखेंगे? यह पृथ्वी के घेरे के गैसों की परत है। वायुमंडल क्या है? गैसों का परत है। तो लिखेंगे वायुमंडल क्या है? एक गैसों का परत है। देखिए यहीं से बन गया। थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। देखिए हम बनाने सिखा रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सब क्लासेस। इसमें नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है? लिख लीजिए कॉपी में, 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है? 78% रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, और बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, इतना वायुमंडल लिख सकते हैं। वायुमंडल क्या करता है बताइए? आपको तो पता होगा। सांस लेने योग्य हवा हमें देता है कि नहीं देता है? जलवायु, मौसम प्रदान करता है। वायुमंडल का क्या काम है? मौसम को भी चेंज वायुमंडल से ही होता है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। दूसरा है जलमंडल। जलमंडल में महासागर, नदियां, झीलें, भूजल आती है। अब इसका अगर परिभाषा लिखना होगा इतने शब्दों से, तो कैसे लिखेंगे? इसका भी लिख सकते हैं। देखिए जलमंडल में महासागर, नदियां, झीलें और भूमि जल, झरने, और जोड़ सकते हैं आप, झरने भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और भूजल माने भूमि के अंदर जो जल पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, गुड, आ रहा है समझ में? अब हम लिख सकते हैं जलमंडल के बारे में लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं, तो हम बना के लिख सकते हैं। जल जो है जीवन का आधार है। खेती, उद्योग, धंधे सभी में जल का उपयोग होता है। ये हमारे स्रोत हैं जल के। ठीक है, अब स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या आते हैं? भूमि आते हैं, पर्वत आते हैं, मिट्टी आते हैं, खनिज आते हैं। अगर स्थल मंडल के बारे में हमको कॉपी में 10 लाइन लिखना होगा, 10 शब्द लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? यह पृथ्वी का स्थल। स्थल क्या होता है? जमीन। जमीन ठोस होता है कि कड़ा मुलायम होता है? ठोस होता है। तो हम लिखेंगे कि स्थल मंडल जो है पृथ्वी का सबसे ठोस भाग है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, मिट्टी पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। यह खनिज, मिट्टी और ऊर्जा संसाधन के स्रोत है। स्थल मंडल से क्या मिलता है? खनिज मिलता है, मिट्टी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इसके संसाधन के स्रोत हैं। अब हमको बायोस्फीयर, जीवमंडल के बारे में लिखना है, जिसमें कि पौधा पाया जाता है, जानवर पाया जाता है, मानव पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में परिभाषा अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा लिखेंगे क्या? यह वह क्षेत्र है, जीवमंडल वह क्षेत्र है जिसमें कि जीव जंतु, अब जानवर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? इतना तो आप पढ़े लिखे हैं। जीव जंतु, ठीक है, जिसमें कि जीव जंतु, समझ गए? जिसमें कि जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव और जानवर पाए जाते हैं। यह सभी जीव एक दूसरे पर, तीनों मंडल पर निर्भर है। ये सभी जीव जो है ये तीनों मंडल पर, ऊपर वाले तीनों मंडल पर निर्भर है। ये आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि सभी घटकों का आपसी संबंध, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की संरचना और महत्व। इसके की पॉइंट क्या हो जाएंगे? देखिए परिभाषा, पृथ्वी को घेरे गैसीय आवरण। अब इसी से आपको 2 लाइन 3 लाइन बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परत है। वायुमंडल क्या है? यहीं पर है, पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परत है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग कितना किलोमीटर है जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। 1000 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है।
इतना ही लिखना है वायुमंडल के बारे में। देखिए आपको परिभाषा याद हुआ। वायुमंडल और क्या करता है, यह हमारे पृथ्वी को जो है और जीव जंतु को बाहरी हानिकारक किरणों से बचाता है, ये भी लिख सकते हैं, तथा जीवन के लिए आवश्यक गैस भी प्रदान करता है। वायुमंडल के बारे में ऊपर में थोड़ा बताएं आपको, ठीक है। इसकी संरचना नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इतना, अन्य गैसें 1%। महत्व अगर पूछ दिया तो इसी को हम बढ़ा के लिख सकते हैं, इसमें इतना ही पाया जाता है, इसमें जोड़ देंगे ऑक्सीजन इतना पाया जाता है वायुमंडल में जो हमें सांस लेने के लिए, इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है बस। महत्व अगर दे दिया तो जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है, ओजोन परतें यूवी जो सूरज की किरणें से आती है उसकी रक्षा करती है, जलवायु और तापमान पर संतुलन बनाता है वायुमंडल, वर्षा और मौसम चक्र, इस पर बढ़ा के आप 2-3 शब्द 2-3 लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमंडल और इसका महत्व। जलमंडल यानी जल से बाती, जल जहां पाया जाता है उसी को जलमंडल कहेंगे। तो जलमंडल के बारे में अगर हमें लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल को ही हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं पृथ्वी का वह सतह, पृथ्वी के सतह पर उपलब्ध सभी प्रकार के जल को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर उपलब्ध सभी समस्त माने सभी प्रकार के जल को क्या कहते हैं, जलमंडल कहा जाता है। आप परिभाषा इतने ही शब्दों से लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के। यह पृथ्वी का 71%, याद रखिएगा 71% जो है पृथ्वी पर जल है, याद रखिएगा। आया समझ में, अधिकतर समुद्र के रूप में घेरे हुए है, ठीक है। अब जल के स्रोत क्या क्या है, घटक स्रोत, घटक माने के जल कहाँ से मिलता है, एक महासागर से, एक नदियां से, एक झीले से, ग्लेशियर से, वर्षा से, या भूमि का जल। तो हम महासागर और समुद्र लिख सकते हैं एक साथ, सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो हम लिख सकते हैं महासागर और समुद्र सबसे बड़ा स्रोत, परंतु इसका जल जो है क्या है, खारा है, ठीक है। जल क्या है, खारा है, ठीक है। ये भी बढ़ा के लिख सकते हैं। आप जानते हैं समुद्र का जल खारा होता है। नदियां और झील को एक साथ ले लेंगे, पॉइंट दे देंगे। जल के स्रोत के बारे में अगर लिखने के बारे में लिखेगा तो इसमें ताजा पानी मिलता है पीने के लिए, ठीक है कि नहीं, ये ताजे पानी का मुख्य स्रोत है। अब भूजल के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा अगर लिखना होगा तो ये भूजल कहाँ मिलता है, कुएं में, ट्यूबवेल में, ये सब भूजल है, ठीक है। वर्षा के बारे में अगर लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, ये सब थोड़ा आपको बना के लिखना होगा, ठीक है। महत्व अगर लिख दिया, भूजल के महत्व को लिखिए, जीवमंडल के क्या है इसके महत्व को लिखिए। तो पीने का जल और कृषि, इसी को बढ़ा के 2-4 लाइन लिखना है कि जल मंडल से हमें जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य को जल प्राप्त होती है, खेती के लिए भी जल प्राप्त होती है, उद्योगों के लिए भी जल प्राप्त होती है जलमंडल से, हम बढ़ा के लिख सकते हैं। जलवायु नियंत्रण, जलमंडल से जलवायु भी नियंत्रण होता है। परिवहन और उद्योग, ठीक है। ऊर्जा स्रोत, हाइड्रो पावर, ये सब जलमंडल के हैं। अब मान लीजिए स्थल मंडल, तीसरा क्वेश्चन क्या था, स्थल मंडल क्या है और इसका महत्व लिखिए। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो परिभाषा, पृथ्वी का वह ठोस भाग, बाहरी भाग, स्थल मंडल क्या है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और ठोस है, ठीक है कि नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा, पृथ्वी का वह ठोस सतह को, पृथ्वी की ठोस सतह को और बाहरी भाग को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इतने ही तो याद रखना है। इसके घटक क्या क्या है, मतलब स्रोत, पर्वत पाए जाते हैं, पठार, मैदान, मिट्टी, खनिज, इसको लिख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है कि नहीं। महत्व में ये भी लिखा हुआ है, कृषि और जंगल का आधार, खनिज और धातुओं का स्रोत है ये, भूगर्भ क्रिया, भूकंप और ज्वालामुखी इसी के स्थल मंडल पर ही होती है, मानव बस्तियां और संसाधन स्थल मंडल पर ही पाए जाते हैं। ये महत्व लिख सकते हैं क्योंकि 50 नंबर का पेपर है ना, 150-200 शब्दों में काफी है कोई क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन था जीवमंडल, बायोस्फीयर और पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, जीवमंडल को परिभाषित कीजिए और इसमें पाए जाने वाले जीव जंतु और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संबंध को समझाइए, यही क्वेश्चन था हमारा। तो परिभाषा क्या हो जाएगा जीवमंडल का, जीवन का क्षेत्र,
तो क्या लिखेंगे परिभाषा में? जैव मंडल वह क्षेत्र है जहां पर जीवन संभव है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इतना तो आप लिख ही सकते हैं। जैव मंडल वह क्षेत्र है जहां पर जीवन संभव है ना? इसके घटक कौन कौन है? जैव मंडल में कौन कौन आते हैं? तो पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, मानव आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है। महत्व, जैव मंडल क्या है? तो ये पारिस्थितिक तंत्र का केंद्र है। महत्व इसके बारे में अगर पूछ दिया तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यहीं पर बनता है जैव मंडल में। ये भी आगे आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे बने रहिए क्लास में। खाद्य श्रृंखला क्या होता है और खाद्य जाल क्या होता है ये हम बाद में आपको समझाएंगे। पर्यावरण संतुलन होता है। ये सब पॉइंट से आप पूरा बढ़ा के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका कि पर्यावरण अध्ययन के महत्व और क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए, है ना? तो महत्व, पर्यावरण का क्या महत्व है? जीवन और संसाधनों का संरक्षण करना। पर्यावरण की पढ़ाई क्यों होती है? क्योंकि जो है जीवन और जो पर्यावरण के संसाधन है हमारे, उसका संरक्षण करना। ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण करना, पर्यावरण का अध्ययन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण करने की बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है। जलवायु परिवर्तन का समाधान निकालना। कभी पूछते होंगे कि बहुत गर्मी पड़ रहा है, उसके लिए भी पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है कि नहीं? इसी को हम बढ़ा के लिख सकते हैं। विकास और पर्यावरण में संतुलन लाना, इसके लिए भी पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो क्षेत्र में भौतिक, रासायनिक और जैविक पक्ष है, सामाजिक और आर्थिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। शुरू करें, थोड़ा सा पहले आपसे बात कर लें, उसके बाद 7 नंबर समझ में आ रही है आपको? किसको किसको समझ में आ रहा है? पढ़िए, लिखिए। किसको किसको समझ में आ रही है? यस लिखिए। क्विक फास्ट, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। जिसको इसको समझ में आ रही है यस लिखिए। नहीं आ रही है तो नो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड आ रही है ना मेरी? हेलो, समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए जाके यस, नहीं तो नहीं भी लिखिए। क्या आप इस पॉइंट के सहारे आगे नोट्स लिख पाएंगे 150-200 शब्दों में? इनको अगर कर लेंगे अच्छी तरह से तो। संजना लिख रही है यस, और शिव एंड शिव एंड कोई है? शिव नागर भी लिख रहे हैं यस। वेरी गुड। बस आप ही लोग के लिए क्लास है, पढ़ने वालों के लिए ही ये क्लास को रखा गया है। ऐसे तो गेस्ट पेपर से छपाई चल रहा है, वो नंबर ला के क्या फायदा, थोड़ा सा नॉलेज भी ना हो। कहानी भी लिख रहे हैं यस। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। कल यूनिट 2 और 3 देखेंगे, ठीक है? कल यूनिट 2 और 3 देखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सततता क्या है? ठीक है, सततता, सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। तो सततता की अवधारणा बताएं, समझाएं। सततता प्राप्त करने के लिए किन किन उपायों को अपनाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो पहले आपके दिमाग ये जानना चाहिए कि सततता क्या है। तो परिभाषा, वर्तमान जरूरतों को पूरी करना बिना भविष्य की से समझौते किए। ठीक है, वर्तमान जरूरत को पूरी करना बिना भविष्य के समझौते, बिना भविष्य से समझौते किए। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझा रहे हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हम अभी रहने के लिए पूरा जंगल को काट देते हैं, तो भविष्य में क्या होगा कि जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो हम लोग अभी की जरूरत पूरा करने के लिए भविष्य को हम लोग क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं।
उसी प्रकार पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, कोयले का उपयोग कर रहे हैं, तो वर्तमान जरूरत को पूरा करना है, लेकिन भविष्य से समझौते, बिना भविष्य से समझौता किए भविष्य को भी देखना है। इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं सततता का? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को नुकसान पहुंचाए। यानी भविष्य की क्षमता को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, इसी को ईवीएस में नाम दिया गया है सततता। आया समझ में? इसकी आवश्यकता क्यों है? इसको क्यों लाया गया? इसको इसलिए लाया गया कि प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे पास, जल, कोयला, पेट्रोल, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। तो इसकी मात्राएं हमारे पृथ्वी पर लिमिट है, ठीक है, और जनसंख्या बढ़ रही है, आप देख रहे हैं, तो इसकी खपत भी बढ़ रही है, तो बहुत चिंता वाला बात है ना? प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन यही रहेगा कि सततता अवधारणा क्या है? तो वर्तमान जरूरतों को पूरी करना बिना भविष्य से समझौते किए। ठीक है, आया समझ में? तो सिद्धांत इसके क्या क्या है? सततता के सिद्धांत अगर आ गया तो ठीक है, संसाधनों को विवेक पूर्वक उपयोग करना। ठीक है, संसाधनों को क्या करना है? जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसमें संतुलित तरह से उपयोग करना। ठीक है, इसमें और आप लिख सकते हैं कि पुनर्चक्रण और नवीनीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना। पुनर्चक्रण, अब पुनर्चक्रण मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे हैं? इसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पुनर्चक्रण। ठीक है, और नवीनीकरण संसाधन जो फिर से नया हो जाते हैं उनको हम लोग नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो और प्रदूषण नियंत्रण करना, यही इसके सिद्धांत है। अब सततता विकास का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन क्या था कि सततता विकास का परिभाषा लिखिए। आर्थिक विकास में पर्यावरण और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे किया जा सकता है? तो परिभाषा क्या हो जाएगा सततता विकास का? वहां सतत बताए थे, सतत विकास का हो रहा है। ठीक है, तो परिभाषा हो जाएगा आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिकता। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए। अब इससे परिभाषा आप कैसे बनाएंगे? तो सततता विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को, ठीक है, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, और परंतु भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता न करे। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगा? तो आर्थिक विकास हम दिए हैं, तो आर्थिक विकास और पर्यावरण का टकराव। तो आर्थिक विकास में क्या हो रहा है कि जो है पर्यावरण का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम लोग अगर उद्योग धंधे लगाते हैं तो क्या करते हैं? नदी को खत्म कर रहे हैं, नदी में गंदा पानी छोड़ रहे हैं, ये सब बना के लिख सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? संरक्षण नहीं हो रहा है, भविष्य में इसका नुकसान हो रहा है। हम लोग जंगल की कटाई कर रहे हैं। तो आर्थिक विकास में बनाकर आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को हम जोड़ के हम कॉपी में दिखा सकते हैं। आ रही समझ में मेरी बात? अब संतुलन के उपाय अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे? संतुलन के उपाय, तो महत्व, भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना होगा, आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण में संतुलन लाना होगा। उदाहरण जैसे सौर ऊर्जा का ज्यादा उपयोग करना होगा, पवन ऊर्जा का करना होगा, अभी लिथियम बैटरी आ गया है उसका उपयोग करना होगा, वर्षा जल को संचयन करना होगा, तभी हम लोग सतत विकास कर पाएंगे। यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। इसमें बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं, खाली 2-4 पॉइंट आपको खाली होना चाहिए। टीचर उतना कॉपी थोड़ी पढ़ता है, टीचर देखता है कि बच्चा पॉइंट से लिखा है कि नहीं लिखे। ठीक है, पर्यावरण 9 नंबर क्वेश्चन था, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान केवल सतत विकास से संभव है कैसे? ये 9 नंबर क्वेश्चन था ना हम लोग का। तो इसमें क्या लिखना है? तो पर्यावरणीय समस्याएं पहले क्या है? पर्यावरणीय समस्याओं का तो समस्या पहले दिखाना होगा हमको।
तो समस्या में देख सकते हैं कि हमारे पर्यावरण समस्या हमारे देश में सबसे बड़ा प्रदूषण है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन है, संसाधनों का ह्रास है, यानी जो हमारे संसाधन है, सीमित संसाधन है, उसका बहुत जल्दी खत्म हो रहा। ह्रास माने क्या होना? खत्म होना है। ये पॉइंट थोड़ा याद रखें, इसमें बढ़ा के 3-4 लाइन हम बना सकते हैं, आपका दिमाग इतना जानता है, ठीक है कि नहीं? तो समाधान क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इसी पर बढ़ा के लिखना है, यही सब पॉइंट याद रखना है। अब 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण घटकों के आपसी संबंध और पारस्परिक निर्भरता, ठीक है। तो इसमें हम बताए हैं कि पॉइंट है एटमॉस्फेयर, ठीक है, पर्यावरण घटकों के आपसी संबंध, यानी पर्यावरण घटक कौन कौन से शुरू में बताया ना, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ठीक है। यहाँ बताएं आपको हम कि नहीं बताएं? ये बताया ना, 1 नंबर क्वेश्चन बताया ना आपको अभी हम, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये बताया ना, ये चार जो है ये पर्यावरण के घटक है ना, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल, ठीक है। यही 10 नंबर हम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आप पकाइएगा नहीं, जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक है, उसको टेंशन नहीं लेना है। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, आपसी निर्भरता, ठीक है, पौधे को ऑक्सीजन और जल की जरूरत है, तो किस पर निर्भर है? देखिए हम समझाने के लिए लिखे, आप इसी तरह लिखिएगा कि संबंध बताना है, इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। तो पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जीवमंडल में, बायोस्फीयर में पाए जाते हैं ये पौधे, है ना। इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन इसको कहां से मिलेगा? पौधे, ऑक्सीजन प्लस जल, ठीक है, की जरूरत है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहाँ टाइप थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा पौधे को। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है। जल कहाँ से मिलता है? तो हाइड्रोस्फीयर से मिलता है, तो एक दूसरे से संबंध है। पशु को भोजन भी चाहिए, वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, ये बायोस्फीयर को तीनों पर डिपेंड है। हम देख रहे हैं, पशु को भी दिखा देते हैं, ये तीनों हमें एटमॉस्फेयर, जीवमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये सबसे मिलते हैं। मानव को सभी घटकों पर निर्भर है, ये तीनों चारों पर निर्भर है, ये भी दिखा सकते हैं आप। संतुलन बिगड़े तो प्रदूषण होगा, अगर इन दोनों इसमें से किसी का भी, एटमॉस्फेयर का, चाहे हाइड्रोस्फीयर का, चाहे लिथोस्फीयर का, चाहे बायोस्फीयर का, किसी का भी अगर संतुलन बिगड़ा तो क्या होगा? प्रदूषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, आपदाएं आएंगी। इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को काफी हेल्पफुल हुआ होगा। इसी तरह अगर आगे आप क्लास चाहते हैं तो कल भी फिर आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर जरूर से जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाए, क्योंकि देखिए इससे आपको थोड़ा जानकारी मिलेगा, ठीक है। और ये क्लासेस अभी ऐप पर रहेंगे, सेमेस्टर 4 के अंदर रहेंगे फ्री में। जो भी चाहते हैं कोर्स के अंदर जाके इसको आप देख सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ दिन में ये यूट्यूब पर भी आए। तो कितनों को समझ में आया? अगर सब्जेक्टिव हो गया तो कितनों को समझ में आया? यस लिखिए, क्विक फास्ट यस लिखिए, या नो लिखिए। समझ में नहीं आया तो नो भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं यस लिखिए तो आप यस लिखिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो नो में लिखिए। चलिए आज के लिए तब इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपको जो है कल फिर 8:30 बजे यूनिट 2 और 3 कल हम लोग कवर करेंगे, की पॉइंट देंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके संजना, कल फिर हम लोग 8:30 बजे इसी इसके जी ज्ञान ज्योति ऐप पर मिलते हैं। और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कल से मिलेगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा, लिंक मिलेगा, आप बनाइएगा। हम इस बार बहुत बच्चों को फ्री में एमसीक्यू दे रहे हैं, अगर एमसीक्यू पूछ दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट ही बनाना है। और ऐसे मैं क्लियर कर दूंगा, एक दिन 2 दिन पहले तो 100% क्लियर कर दूंगा कि एमसीक्यू हो रहा है कि सब्जेक्टिव हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है, टेंशन बिल्कुल न रहे। मैं
1-2 दिन पहले क्लियर कर दूँगा। जैसे कि 12 को एग्ज़ाम है ना, तो मैं 11 को ज़रूर क्लियर कर दूँगा कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। ओके संजना? ओके गनी? और देखिए इनवाइट करीब 15,000 स्टूडेंट को भेजा गया था। है कितने लाइव अभी? 3। बोलता है ना कोयला में हीरा बहुत मुश्किल से मिलता है, बस आप लोग वही हीरे हैं। बस इसी तरह सेमेस्टर 8 तक पढ़ते जाइए, डीपली पढ़ते जाइए। रिजल्ट आप देखिएगा परीक्षा के बाद जब आप कंपटीशन देने जाएंगे, आपके अंदर नॉलेज रहेगा, आपकी पास होने की संभावना जो है अन्य स्टूडेंट से ज्यादा रहेगी। आपको सफलता मिलने की, जॉब मिलने की संभावनाएं अन्य स्टूडेंट से ज्यादा रहेगी। याद रखिएगा, क्योंकि वो गेस्ट पेपर छापते हैं, रटंत पढ़ते हैं, समझ के नहीं पढ़ते हैं। वो डिग्री उनको काम नहीं आने वाली है। वो समय अब नहीं रहा कि डिग्री रहा तो जॉब मिल गया। इतना वो डिग्री सिर्फ आपको परीक्षा में बीपीएससी, जेपीएससी में शामिल होने का अधिकार देती है। नौकरी की गारंटी नहीं देती कि आप ग्रेजुएशन 80% है तो आपको नौकरी मिल जाएगा। बात को आप समझ गए हैं, जितना जल्दी उतनी अच्छी है। यही बात को मैं यूट्यूब के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके।